नमस्कार दोस्तों, 19 फरवरी 2022 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सैटरडे है, 4 आर्टिकल्स यहाँ पे छपे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा करके चारों आर्टिकल्स देखेंगे। पहला आर्टिकल है इंडिया नीड्स अ रिफ्यूजी एंड असाइलम लॉ। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है शशि थरूर साहब ने, कांग्रेस की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है भाई, यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी में भी ये काम कर चुके हैं लगभग 11 साल के लिए यूएनएचसीआर के साथ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन्होंने ये बोला है कि इंडिया में एक रिफ्यूजी और असाइलम लॉ की जरूरत है, और इस पर्टिकुलर रिफ्यूजी और असाइलम लॉ के कंटेक्स्ट में इन्होंने ये व्यू पॉइंट दे दिया कि दुनिया भर में जो भी रिफ्यूजीज वगैरह हैं उनको इंडिया को वेलकम करना चाहिए। इंडिया के अंदर जो रिफ्यूजीज हैं उनको जबरदस्ती बाहर नहीं भेजना चाहिए। नॉन रिफाउलमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। नॉन रिफाउलमेंट क्या होता है कि इंडिया के अंदर मान लो कोई रिफ्यूजी आ गया, अब उसको वापस अपनी कंट्री जाने में खतरा है, तो उसको जबरदस्ती उसको वापस अपनी कंट्री मत भेजो। बट इंडिया इस प्रिंसिपल को नहीं मानता। अभी रिसेंटली रोहिंग्या बैच के कुछ रिफ्यूजीज को हमने वापस भेज दिया। तो इनका ये बोलना है कि दुनिया भर से हमें रिफ्यूजीज के प्रति वेलकमिंग होनी चाहिए, हमारी एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। मैं पर्सनली इस व्यू पॉइंट से वाकया नहीं लगता। ऑलरेडी 140 करोड़ लोगों को खिलाने के पैसे नहीं है और रिफ्यूजीज आप बुला लो। तो ओवरऑल ये जो क्या व्यू पॉइंट बोल रहे हैं, इस व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एक आर्टिकल छपा हुआ, रिविजिट द टर्म्स फॉर ऑफ यूज फॉर दिस स्कॉलिस्टिक एबीसी। बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ये जो स्कीम है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का, इस स्कीम के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। और यहां पे अंकित सूले साहब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, ये चीजों को अच्छा करने की बजाय बुरा कर सकता है, इसलिए इसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। ये बुरा कैसे कर सकता है, अंकित सूले साहब के व्यू पॉइंट को इधर समझने की कोशिश करेंगे। ये भी एक अच्छा आर्टिकल है। फिर रिसेंटली क्या हुआ कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हिसिंग लूंग ने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दिए इंडिया से रिलेटेड। उन्होंने इंडिया के रिलेटेड बोल दिया कि एक इंडिया था नेहरू का, और नेहरू के बाद का इंडिया एकदम बर्बाद सा हो गया है, यहाँ पे टॉलरेंस नहीं है, इंडिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि ऑब्वियस सी बात है प्रो इंडियन स्टांस में नहीं देखे जा सकते। खासकर इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो कि इंडिया और सिंगापुर के रिश्ते अच्छे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल इंडिया के ऊपर कमेंट दिए, इन्होंने इजराइल के ऊपर भी कमेंट्स दिए हैं, इन्होंने यूके के ऊपर भी कमेंट्स दिए, बट इजराइल यूके की तरफ से कोई काउंटर रिस्पांस नहीं गया। इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त काउंटर रिस्पांस गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने समन किया सिंगापुर के हाई कमिश्नर को और हड़काया कि भाई ये क्या बवाल कर रहे हो, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल रहा है, इसके बारे में हमें ओवरऑल आप अपना व्यू पॉइंट दो। मतलब इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट यहां पे दिखाया है। तो इस न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट सही है, क्या गलत है, ये भी देखेंगे जो ऑथर का व्यू पॉइंट है आर्टिकल में। और फाइनली कि भाई ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का डिसीजन था कि 75% रिजर्वेशन, 30,000 रुपए तक की नौकरी हरियाणा के अंदर, इसको जो स्टे किया था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को, स्टे को रोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर से डिसाइड करो 4 हफ्ते के अंदर अंदर विद प्रॉपर रीजंस कि ये लॉ सही है या गलत है। तो इस न्यूज को यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। 4 न्यूज है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। सबसे पहला आर्टिकल कौन सा डिस्कस करते हैं, तो आई थिंक ये वाला डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ओवरऑल इसको समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं जितना हो सकेगा उतना डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, वीडियो पे ज्वाइन का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिकमेंड किया कि हायर एजुकेशन के सीन को इंडिया में अच्छा करो, स्टूडेंट सेंट्रिक बनाओ, मल्टी डिसिप्लिनरी करो, बच्चों के पास पढ़ने वाले, आप कह लो स्टूडेंट्स के पास चॉइसेस होनी चाहिए। और इस स्कीम को आगे ले जाने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का आइडिया लेके आया गया। मैं आपको पहले बता दूं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का आइडिया बहुत रेवोल्यूशनरी है, लेकिन इस प्रकार के आइडियाज इक्विटेबल सोसाइटी में चलते हैं। इंडिया जैसी हाईली इनइक्विटेबल सोसाइटी में नहीं चलेंगे। जैसे कनाडा है, अब कनाडा में ठीक ठाक लोगों के पास पैसा है, बहुत ज्यादा गरीबी नहीं है। इंडिया के अंदर हद से ज्यादा गरीब है कुछ लोग, हद से ज्यादा अमीर है कुछ लोग, और एक मिडिल कास्ट एग्जिस्ट करती है जो बीच में टंगी हुई है। तो ऐसे कंटेक्स्ट में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किस प्रकार की चीजों को लेके आ सकता है एजुकेशन सेक्टर में, इसको यहां समझाया गया है। आइडिया क्या है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का, चाहे अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, एक एबीसी पोर्टल बनाया जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का पोर्टल बनाया जाएगा, और उस पोर्टल के अंदर एक अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जाके रजिस्टर कर सकता है और लिखवा सकता है कि भाई देखो मेरे पास ये डिग्रियां हैं, उसने कौन कौन से कोर्स कंप्लीट किए, अगर पार्शली कंप्लीट किए तो कितने कंप्लीट किए, उन कोर्सेज में उसको ग्रेड क्या क्या मिले, और ये जो भी स्टोरेज होगी एबीसी के अंदर ये 5 साल तक रहेगी। उसके आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है अगर वो स्टूडेंट चाहता है तो, ऐसा कुछ ना कुछ प्रावधान लाया जाएगा आगे।
तो कुल मिला के ओवरऑल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में मान लो जैसे कि मैं हूं, मैंने बीटेक में एनरोल किया, मैंने 2 ही साल की बीटेक की। अब 2 साल की बीटेक के बाद मुझे मान लो कहीं 2-3 साल की अच्छी नौकरी मिल गई है, तो मैं वो नौकरी करने चला गया। तो ऐसा नहीं कि मेरी 2 साल की बीटेक बर्बाद हो जाएगी। मैं 2 साल की बीटेक का जो आप कह लो ओवरऑल एनरोलमेंट है, ग्रेड है, मैंने जो भी एग्जाम पास किए उसका मैं रजिस्ट्री एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में करा दूंगा। मान लो मैंने उसके बाद 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल कहीं नौकरी की और उसके बाद फिर से वापस गया, फिर से किसी कॉलेज में एनरोल किया, तो उस कॉलेज वाले को बोला कि देखो मेरे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पहले ही 2 साल की बीटेक कंप्लीटेड है, मुझे बाकी 2 साल की करनी है, मुझे करने दो। तो इस प्रकार का प्रावधान इस एबीसी पोर्टल के थ्रू बनाया गया, जो कि बहुत अच्छा है। आप कुछ समय तक यूनिवर्सिटी ए में, कुछ समय तक यूनिवर्सिटी बी में कर सकते हो। जब आप यूनिवर्सिटी ए में पढ़ रहे हो तो साइमल्टेनियसली आप यूनिवर्सिटी बी, सी या डी का कोई दूसरा कोर्स खरीद सकते हो, मतलब मल्टीपल कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है कि आप किसी एक यूनिवर्सिटी में सुबह 10 से 4 पढ़ रहे हो, फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में शाम को 4 से 8 पढ़ रहे हो, रात में किसी तीसरी यूनिवर्सिटी का एक ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। तो मैं बीएससी फिजिक्स का कोर्स मुंबई से कर सकता हूं, उसके साथ साथ न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स किसी दूसरे कॉलेज से कर सकता हूं ऑनलाइन मोड में, या फिर अगर मेरे पास पॉसिबल है तो वहां पे जाके पढ़ के। इसके साथ साथ मैं अपने आप को स्वयं पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता हूं। स्वयं पोर्टल एक वीडियो ट्रेनिंग का आप कह लो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्वयं पोर्टल के रिस्पेक्ट में यूपीएससी में सवाल भी आ चुका है प्रीलिम्स में। फिर एनपीटेल जो होता है ना, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, इसके भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, मैं ये भी एनरोल कर सकता हूं। और मैंने जितने भी ये ऑनलाइन कोर्सेज खत्म किए उनकी जो भी डिग्री है उस डिग्री को जाके मैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में लिस्ट कर सकता हूं। तो कल के डेट में मुझे कहीं नौकरी चाहिए तो मैं अपने जो भी एम्प्लॉयर है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, के पास जाऊंगा, उसके सामने अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट खोलूंगा और दिखा दूंगा भाई देखो मेरे पास ये ग्रेड है, मुझे नौकरी दो। ठीक है भाई, एक अच्छा आइडिया इसको बोला जा सकता है। लेकिन ऑथर के हिसाब से इस प्रकार के जो आइडियाज है ना, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में हर कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कह लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कह लीजिए। लेकिन अभी के लिए क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जमाना है। आपने कॉम्पिटिशन क्वालिफाई किया तो ही आईआईटी पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे, नहीं तो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट जो कि कम रैंक पे मिलता है वहां पहुंचोगे। अब इस नई स्कीम में होगा ये कि मान लो आप किसी छोटे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, लेकिन छोटे कॉलेज के अलावा आपको आईआईटी, एनपीटेल, ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो कहीं और से मिल रहे हैं कुछ पेमेंट या फीस वगैरह करके, तो आपने उसमें भी एनरोल करा लिया। तो अब होगा ये यहाँ पे, अच्छा ऐसा नहीं है कि जो लोग बाहर से कोर्सेज एनरोल करा रहे हैं उनके पास बहुत पैसा है। अभी के लिए क्या है, एबीसी रेगुलेशंस ये बोलते हैं कि कोई भी सीट, कोई भी इंस्टीट्यूट 20% सुपर न्यूमररी सीट्स दे सकता है। सुपर न्यूमररी सीट्स क्या होती है, मतलब सुपर न्यूमररी कोटा होता है, एक ऐसा कोटा जहां पे वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, इकोनॉमिकली वीक है, उनको भी आप थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन दे दो। तो मान लो किसी आईआईटी में ऑनलाइन कोर्स के रिस्पेक्ट में 100 सीटें हैं, तो 20 सीटें दे दी जाएंगी भाई सुपर न्यूमररी कोटे को, जिसके पास पर्टिकुलरली पैसे नहीं है। अब ऐसे गरीब बच्चे जो छोटे मोटे कॉलेजेस से अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, वो बाहर के किसी आईआईटी के कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। अब ऑनलाइन आईआईटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आईआईटी ने 100 सीटें निकाल रखी हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, जिसमें से 20 गरीबों के लिए बची हुई हैं और 500 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इस शॉर्टफॉल को आप कैसे पूरा करोगे, जो कि गरीब और कम अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और ज्यादातर ढूंढ रहे होंगे कि आईआईटी से कोई पार्ट टाइम कोर्स हो जाए या आईआईएसईआर से कोई पार्ट टाइम कोर्स हो जाए। तो क्या आईआईटीज या आईआईएसईआर जो दूसरे प्रीमियम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, क्या वो इतनी तादाद में बड़े कोर्सेज चला सकते हैं कि हर कोई इसमें एनरोल कर ले? एक तो ये सवाल उठा। अच्छा, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्वयं पोर्टल हो गया, एनपीटेल पोर्टल हो गया, ये मास लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो सिंपल है, अब यूट्यूब है, यूट्यूब में मैंने वीडियो डाली, हो सकता है 10 लोग देख रहे हो सकता है 50 लोग देख रहे हो सकता है 150 लोग देख रहे हो सकता है 1000 लोग देख रहे हो सकता है 1 लाख लोग देख रहे हो, कितने भी लोग देख सकते हैं। यूट्यूब के सर्वर का जो आप कह लो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है। ओके, उसी प्रकार से स्वयं और एनपीटेल है, जितना तगड़े आपके सर्वर का पोटेंशियल है, जितना अच्छा आपने क्लाउड सर्वर ले रखा है, उतने ज्यादा लोग आके यहाँ पे कोर्स दे सकते हैं। तो एनपीटेल के लिए बहुत आसान है कि वो एक छोटा सा कोर्स चलाए और उसमें लाख लोगों को एनरोल कर ले। लेकिन जरूरी यहाँ पे ये कि ये जो लाख लोग जाके यहाँ पे कोर्स ले रहे हैं, इनकी क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है, क्या ये सच में कुछ सीख रहे हैं या फिर बस नाम की एक डिग्री आ जा रही है यहाँ पे। तो मेन चीज ये है कि ये जो MOOC प्लेटफॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के जो प्लेटफॉर्म है, ये असेसमेंट कैसे करेंगे, इन्होंने जो चीज पढ़ाई, वो पढ़ाई हुई चीज पढ़ने वाले लोगों ने कितनी सीखी, इसका असेसमेंट कैसे होगा। तो एक सवाल तो ये हो सकता है कि समय समय पे इन कोर्सेज में मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चन टेस्ट कराए जाते हैं। लेकिन ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट कितने एफिशिएंट है, कितने प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उनमें चीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सच में लोग कुछ सीख रहे हैं कि रटे आधार पे अपने कोर्स को पास कर ले रहे हैं। प्लस एक बड़ी प्रैक्टिकल बात यहां पे बोली गई है, देखिए जो लोग भी इस प्रकार के, जो प्लेटफॉर्म भी इस प्रकार के MOOC कोर्सेज दे रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है ये चाहेंगे कि जो लोग भी उनके यहां से पढ़ रहे हैं उनको अच्छे ग्रेड मिले, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट को कंडक्ट करने में ये कोर्स ऑर्गेनाइजर्स बहुत ज्यादा लीनियंट रहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि ज्यादातर पढ़े हुए बच्चे पास हो जाएं, उनको ग्रेड मिल जाए, तो उनके कोर्सेज और बिकेंगे। अगर ये लोग टेस्ट लेके सच में ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के बेसिस पे लोगों को फेल करने लग गए, तो नए लोग इनरोल ही नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि हम तो टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो अपना पैसा क्यों दें यहाँ पे। तो ये जो ऑनलाइन इस प्रकार के कोर्स को कंडक्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स आएंगे, वो लीनियंट बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट करेंगे, पास करेंगे, लोगों को ग्रेड देंगे, बट ऐसे ग्रेड का फायदा क्या है जहां पे आपने कुछ सीखा नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में भी ये जो नई पॉलिसी में जो एबीसी पोर्टल है, ओवरऑल इसके काम करने का तरीका उतना एफिशिएंट नहीं बताया जा रहा है। दूसरा खास बात यह कि एबीसी पोर्टल के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आप एनरोल कर सकते हो। देखिए इंडिया में बहुत लाखों की तादाद में कॉलेजेस हैं। अब एबीसी पोर्टल में आप जो कॉलेजेस की डिग्री सबमिट कर सकते हो वो कौन से कॉलेज हैं, तो भाई ए ग्रेड से ज्यादा का कॉलेज, नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल ने जिस कॉलेज को ए ग्रेड या उससे ज्यादा की रैंकिंग दी है, उसके ग्रेड को आप एबीसी में यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में लिस्ट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम यहां पे यह है कि हंसी आपको तब आएगी, ऑथर बोल रहा है, जब आप NAAC के ए ग्रेड के प्रोसेस को देखोगे। NAAC के अंदर अगर किसी कॉलेज को ए ग्रेड का प्रोसेस चाहिए तो उस कॉलेज के क्लरिकल स्टैटिस्टिक्स और बुक कीपिंग देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि उस कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट ने कितने अपने ऑनलाइन पब्लिकेशंस छापे हैं, ओवरऑल कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, ये सब नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि बुक कीपिंग कैसी है। तो कुल मिला के जिस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से NAAC किसी पर्टिकुलर कॉलेज को A+ या A से ज्यादा का ग्रेड देता है, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ही हिला हुआ है। तो इन सब आधारों के बेसिस पे ऑथर यहां पे बोल रहा है कि इंडिया के अंदर ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो कंसेप्ट आप लेके आ रहे हो, ये कंसेप्ट तब सक्सेसफुल होगा जो कि ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से इंश्योर करे कि जो भी आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी ग्रेड्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उन ग्रेड्स के बेसिस पे स्किल भी एप्रोप्रिएट एंड प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ स्किल भी आ रही है लोगों के अंदर। सिर्फ ग्रेड भर दे देने से आपकी जो लोगों की एफिशिएंसी है वो बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया हाईली एक इनइक्विटेबल कंट्री है। इनइक्विटेबल कंट्री में ये जानना कि जो लोग वल्नरेबल हैं, थोड़े नीचे के तबके को बिलोंग करते हैं, वो सच में किसी चीज से सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, एक बड़ी बात है। प्लस ओवरऑल जो छोटे कॉलेजेस हैं, स्मॉल कॉलेजेस में, वहां पे नंबर ऑफ कह लीजिए जो टीचर्स हैं पढ़ाने वाले वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लगेगा कि मेरा कॉलेज तो फर्जी है, तो मैं किसी बड़े ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लेता हूं। अब वो बड़े ऑनलाइन कोर्स पे ज्यादा फोकस मारेगा, स्मॉल कॉलेज को उसने ज्वाइन किया है केवल डिग्री के लिए, तो स्मॉल कॉलेजेस की यहां पे टीआरपी घट जाएगी, स्मॉल कॉलेजेस का जो पोटेंशियल है आगे बढ़ने का वो रुक जाएगा। और छोटे और जो नॉट सो बिग कॉलेजेस हैं वहां पे आगे आने वाले समय में टीचर का रिक्रूटमेंट भी ऑब्वियसली बातें कम हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हमेशा बाहर का एक कोर्स ढूंढ रहा होगा अपने वैल्यू एडिशन के लिए, अपने ग्रेड्स के एडिशन के लिए। तो ये ओवरऑल यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दिया हुआ। आई होप आपको ये आर्टिकल ठीक से समझ में आ गया होगा। चलिए भाई अपने अगले आर्टिकल चलते हैं, रॉन्ग सॉल्यूशन। इंडिया मस्ट एड्रेस अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज एंड नॉट यूज रिजर्वेशन एज अ पैनेशिया। तो भाई डोमिसाइल के आधार पर रिजर्वेशन देना, इसका फिर से जुडिशियल टेस्ट होने वाला है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये जो हरियाणा का लॉ था कि लोकल कैंडिडेट्स को 75% रिजर्वेशन दो उन नौकरियों में जहां पे 30,000 रुपए प्रति महीने तक की तनख्वाह थी, इसको पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया, स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बोला कि देखो, हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ इनेक्ट किया है, और जब एक लॉ इनेक्ट किया जाता है उसको अगर आप स्टे कर रहे हो, हटा रहे हो, तो आपको प्रॉपर रीजंस देने पड़ेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी के लिए उसको स्टे कर दिया था, पूरी तरीके से सेटिसाइड नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर एक डिसीजन लीजिए, और अगर आपको इस लॉ को अप्रूवल देना है अप्रूवल दो, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करो, लेकिन प्रॉपर आधारों पे, प्रॉपर रीजनिंग के साथ। मतलब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ये नहीं कर सकता कि लॉ स्टे कर दिया और रीजन नहीं दिए स्टे करने के, केस पेंडिंग है लॉ को स्टे कर दिया, नहीं। आप प्रॉपर रीजनिंग दीजिए, और उस रीजनिंग के आधार पर अगर आपको लगता है कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप उसको हटा सकते हो। तो भाई ओवरऑल ये जो राज्य की सरकारें हैं
ये अपनी अपनी जगहों पे पैंडेमिक की वजह से आए अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए और अपने लोकल वोट बेस को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं। जैसे अगर आप देखो तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में द्रविड़ मुनेत्र कजागम, जो कि इस समय की तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी, उसने बोला कि हम भी प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन लेके आएंगे। आंध्र प्रदेश और झारखंड इस प्रकार के लॉज ऑलरेडी ला चुके हैं। अब इस प्रकार के लॉज में प्रॉब्लम यह है कि नेशनल इंटीग्रेशन रुक जाएगा। हरियाणा की 75% सीटें अगर हरियाणा के लोगों के लिए ही आप कह लो फिक्स हो जाएंगी तो बाहर के लोगों का आना हरियाणा में मुश्किल हो जाएगा और बिजनेसेस का ऑपरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो बिजनेसेस होते हैं उनको एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होता है और वो स्पेसिफिक स्किल सेट जहां पे वो अपनी कंपनी खोल रखे मिले कोई गारंटी नहीं है। तो हरियाणा में मान लीजिए कोई एक कंपनी खुली हुई, हो सकता है उसको हरियाणा के अंदर वो स्पेसिफिक स्किल सेट ना मिले, हरियाणा से बाहर से मिले, तो बाहर से बच्चा आके पढ़ सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। लेकिन अब इस प्रकार के रिजर्वेशन लॉ में क्या हो जाएगा कि हरियाणा की उस कंपनी को हरियाणा के अंदर से ही टैलेंट ढूंढना पड़ेगा, जो कि गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उससे भी जो लार्जर इशू है मेरे हिसाब से वो है नेशनल इंटीग्रेशन का। भाई देखिए, ऑलरेडी हमारा देश बहुत सारे डायमेंशंस के आधार पर बटा हुआ, कास्ट, रिलीजन। तो ऐसे केसेस में आप मोबिलिटी को भी ब्लॉक कर दो, आप जगह के आधार पर रिजर्वेशन देने लगो। वैसे पब्लिक सेक्टर में सरकार को परमिशन दी गई है कि ठीक है भाई, पब्लिक कुछ स्पेसिफिक पब्लिक जॉब्स में, मतलब सरकारी नौकरियों में लोकल लेवल की रिक्वायरमेंट हो सकती है जॉब देने के लिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एक डोमिसाइल के आधार पर रिजर्वेशन देने पड़ोगे तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। हालांकि एक्सेप्शंस दिए जा सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है ये डिसाइड करने का काम जुडिशरी का है। लेट्स सी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्या करता है। ठीक है, अगले आर्टिकल के साथ चलते हैं। फॉरेन क्वार्टर, इंडिया मस्ट शो मैच्योरिटी इन रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑन इंटरनल मैटर्स। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हमारी सरकार ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बुलाया साउथ कोरियन एम्बेसडर को। प्राइवेट कंपनीज, देखिए हुआ ये था ना कि पाकिस्तान में वो कश्मीर सॉलिडरिटी डे को लेके बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट कर दिया। तो इंडियन सरकार ने ओवरऑल इन कंपनीज के जो हेडक्वार्टर्स जैसे जहां पे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो एक बड़ी कार मैन्युफैक्चरर थी, उसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में, तो साउथ कोरिया के एम्बेसडर को ही बुला लिया और करिए आएगी तुम ये क्या कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज तो माफी मांगने लगी, आपकी केएफसी जैसी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी रिसेंटली सिंगापुर के हाई कमिश्नर को बुलाया। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते पहले सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हिसिंग लूंग ने, अच्छा हुआ ये कि सिंगापुर की पार्लियामेंट में अपोजिशन के मेंबर ने कुछ बोल दिया होगा, अब उस चीज को लेके सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के अंदर एथिक्स जग गए। तो इस एथिक्स के चलते वो इंडिया का एग्जाम्पल देने लगे कि इंडिया में देखो क्या हो रहा है, एक समय था जब प्रधानमंत्री नेहरू राज करते थे, अब देखो क्या हो रहा है इंडिया के अंदर, कितना पॉलिटिकल करप्शन है। अगर आप देखो तो इंडिया की पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस प्रकार की बातें यहां पे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दी। ठीक है भाई, अब नो डाउट कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया को यहां पे क्रिटिसाइज कर दिया। जो बात उन्होंने बोली है कि भैया हमारी लोकसभा के अंदर ज्यादातर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, बात ये बिल्कुल सही है। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। लेकिन इस बात को किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट्री डिबेट में उठा दिया, तो यहां पे ओवरऑल आ गया गुस्सा हमारे देश की सरकार को। और हमारे साउथ ब्लॉक में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने बुला लिया सिंगापुर के एम्बेसडर को कि तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, कैसे आप इंडिया के ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो कुल मिला के मिस्टर ली के जो स्टेटमेंट्स थे वो अपनी इंटरनल पॉलिटिकल राइवलरी के लिए थे। अब उसमें उन्होंने बाकी देश की कंट्रीज का एग्जांपल दे दिया जिसमें इंडिया भी एक था। इजरायली पॉलिटिक्स में डाउनस्लाइड का एग्जांपल दिया, ब्रिटिश पार्टीगेट स्कैंडल को भी उठाया और इंडिया के स्टेटमेंट्स को यहां पे भी बोल दिया। अब इजराइल और यूके की तरफ से तो कोई ऑफिशियल प्रोटेस्ट नहीं गया है सिंगापुर के पास, बट इंडिया ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट यहां पे दिखा दिया है। ये जो 5000 वर्ड्स की स्पीच थी ना सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की, उसमें कंफ्यूजन गाइडलाइंस को, राइट रिचुअल्स, राइटियसनेस, प्रोबिटी, शेम, 5000 की स्पीच में बहुत कुछ बोला। इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट और इंडिपेंडेंस मूवमेंट की भी तारीफ की। लेकिन अभी जो चल रहा है उसकी बुराई भी बहुत कर दी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने। तो कुल मिला के सिंगापुर के एम्बेसडर को बुला के हमारे एमईए ने काफी हड़काया कि तुम अपने काम से काम रखो, हमारे अगेंस्ट क्यों बात कर रहे हो, हमारे अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो। लेकिन ऑथर ये बोल रहा है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और सिंगापुर एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है। तो एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी इंडिया की फुल फ्लेज्ड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बोले, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बट कहीं ना कहीं ऑथर ये भी बोल रहा है कि न्यू दिल्ली को हर तरफ आप कह लो, एक कह लीजिए ऐसा इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चलता है। जैसे चाइना के अगेंस्ट कुछ बोल दो तो चाइना
ओपनली अपने आप को डिफेंड करने लगता है। उसी प्रकार से यहां पे इंडिया भी कर रहा है। इंडिया ने एक प्रकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पकड़ रखी है, अगर कोई भी इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी बोलता है तो हमारी सरकार एक्ट करती है। ये एक्शन जरूरी नहीं है, हमें अपने इंटरनेशनल रेपुटेशन को बचा के रखना है। अगर कोई हमारे खिलाफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, मतलब ऑथर का कहने मतलब है कि अगर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि लोकसभा के अंदर क्रिमिनल्स हैं, तो आप एक काम करो कि पॉलिटिक्स के अंदर इसको कम करने की कोशिश करो, ना कि उनको पलट के आप जवाब देने लगो कि तुम हमारे अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो। इस प्रकार का व्यू पॉइंट यहाँ पे ऑथर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दिया है ऑथर ने यहाँ पे। ऑथर ये भी बोल रहा है कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देना सही नहीं था, खासकर तब जब इंडिया सिंगापुर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। साथ साथ ऑथर ये भी बोल रहा है कि इंडिया की एमईए को इतना ज्यादा रिएक्शन देने की भी जरूरत नहीं थी उन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट। ठीक है, दोनों ही बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और चलते हैं हमने आखिरी आर्टिकल की तरफ, इंडिया नीड्स अ रिफ्यूजी एंड असाइलम लॉ। तो यहाँ पे शशि थरूर साहब क्या बोल रहे हैं कि इसी महीने इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा के अंदर, ताकि इंडिया के अंदर रिफ्यूजी और असाइलम लॉ को लेके आया जा सके। इस बिल में बात की गई है कि कैसे हम लोग असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको स्पेसिफिक राइट्स दे सकते हैं। ओवरऑल इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स का वायलेशन जो हम कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। हम प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट को मानेंगे। नॉन रिफाउलमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई अगर कोई रिफ्यूजी आपके देश में है और उस रिफ्यूजी को उसके ओरिजिनल देश में भेजने से फियर ऑफ परसिक्यूशन है कि उसको उसके ओरिजिनल देश में मारा जा सकता है, तो ऐसे केस में आप उसको उसके देश में जबरदस्ती मत भेजो। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। लेकिन रिसेंटली सरकार ने क्या किया कि म्यांमार से आए हुए 2 बैचेस ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज को वापस म्यांमार भेज दिया, इस बात के बावजूद कि उनको वहां पे परसिक्यूट किया जा सकता है। तो ये गलत कर रही है सरकार, ऐसा यहां पे बोल रहे हैं शशि थरूर साहब। ठीक है, रिफाउलमेंट करने से आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हो, रिलीजन के बेसिस पे लोगों के अगेंस्ट सेग्रीगेशन कर रहे हो, ये तक बोल दिया यहां पे शशि थरूर ने। प्लस इसी प्रकार का रिफाउलमेंट चकमास के अगेंस्ट अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में म्यांमारीज के अगेंस्ट करने की कोशिश की थी सरकार ने। अभी क्या है कि बहुत सारे अफगानी स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर फंस गए। आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान से बहुत से लोग इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते हैं। ठीक है भाई, पढ़ के वो वापस लौट जाते हैं या दुनिया की किसी और कंट्री में चले जाते हैं नौकरी वगैरह करने के लिए। अब अफगानिस्तान के अंदर हो गया बवाल, तालिबान आ गया है, तो इन अफगान स्टूडेंट्स के इंडिया के अंदर जो वीजाज हैं उनको एक्सटेंड नहीं किया गया। मतलब भारत सरकार ये चाहती है कि ये इंडिया से बाहर निकल जाए, ऐसा यहाँ पे शशि थरूर बोल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है कि मेरा ये जो बिल है ये आर्बिट्री कंटेक्ट को खत्म कर देगा। इंडिया सारे फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल होगा, कोई भी फॉरेनर इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन इंडिया के अंदर आ सकता है। इंडिया में एक नेशनल कमीशन फॉर असाइलम बनाया जाएगा जो कि प्रिंसिपल्स के आधार पर इंडिया में असाइलम प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज को लेके आएगा। आर्बिट्री तरीके से किसी को भी इंडिया से बाहर एक्सपेल नहीं किया जाएगा। सोवरेन अथॉरिटी के पास कुछ ताकत होंगी लेकिन वो ताकत लिमिटेड होंगी। अच्छा, यहां पे रिफ्यूजी नाम के शब्द को डिफाइन भी किया है शशि थरूर ने। एक अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी है। इन्होंने रिफ्यूजी उन लोगों को कहा है जो कि अपनी होम कंट्रीज को छोड़ के भाग के आई हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने होम कंट्रीज में रहेंगे तो उनको परसिक्यूट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी और मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। लेकिन जो लोग नौकरी की तलाश में आए हैं, ठीक है ना, जो लोग नौकरी की तलाश में आए हैं या फिर गरीबी की वजह से, एनार्की की वजह से, एनवायरमेंटल डिजास्टर की वजह से छोड़ के अपनी कंट्री से आए हैं इंडिया के अंदर, उन्हें रिफ्यूजी नहीं माना जाएगा। केवल वो लोग जो कि पॉलिटिकल परसिक्यूशन के चलते कि उनके यहाँ पे उनको उनके धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर मारा जा रहा है, तो इस डर के वो भाग के इंडिया के अंदर आ गए तो उनको रिफ्यूजी बोला जाएगा। अगर वो नौकरी ढूंढने आए, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए आए, अपनी गरीबी से बचने के लिए इंडिया के अंदर आए, तो उनको रिफ्यूजी नहीं माना जाएगा। ये अच्छी डेफिनेशन दी है शशि थरूर साहब ने। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया हमेशा से एक जनरस होस्ट रहा है परसिक्यूटेड कम्युनिटीज का। हमने बहुत सारी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज को अपने यहाँ पे शरण दी और आज से नहीं, हजारों सालों से दी है हमने। लेकिन 1951 का, 1951 का यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया। ठीक है, नो डाउट जब क्राइस्ट से पहले जो ज्यूज थे, जब इनका परसिक्यूशन हुआ रोमन्स के द्वारा, ठीक है ना, जेरूसलम के टेंपल को बेबीलोनियंस और रोमन्स के द्वारा तोड़ दिया गया, तब ये ज्यूज भागते हुए इंडिया के अंदर आए। इस्लामिक धर्म के आने के बाद जब पर्शिया में, प्रेजेंट डे ईरान में ज़ोरोस्ट्रियंस का परसिक्यूशन हुआ, तब ये भाग के इंडिया की तरफ आए। बहुत सारे बांग्लादेशी और श्रीलंकन तमिल्स भाग के इंडिया की तरफ आए। नेपाल, अफगान, रोहिंग्या लोग इंडिया की तरफ भाग के आए। जब क्लियोपैट्रा क्वीन हार गई तो उसने सोचा कि अपने बेटे को इंडिया भेज देती हूँ,
इसका बेटा आधा रास्ता इंडिया में आया, फिर वापस लौट गया, सोचा कि अपने देश वापस चला जाता हूं, और वहां पे वो मारा गया, अगर इंडिया आ जाता तो जिंदा रहता। मतलब कुल मिला के शशि थरूर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे ग्रेट एपिक्स को उठा के देख लीजिए, रामायण महाभारत को, हमारी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, इंडिया ने हमेशा से बाहर के लोगों का स्वागत किया है, लेकिन अब हम उतने वेलकमिंग नहीं है, अब हम उतने ज्यादा आप कह लो कि फोर्थ कमिंग नहीं है। हमने बहुत सारे लॉज बना रखे हैं, फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, पासपोर्ट एक्ट 1967, एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962, सिटीजनशिप एक्ट 1995, फिर ये जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 का, इन सब एक्ट के चलते एक प्रकार की खिचड़ी सी बन गई है और कोई प्रॉपर रिफ्यूजी लॉ नहीं है। तो एक प्रॉपर रिफ्यूजी लॉ यहाँ पे लाने की जरूरत है। इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमें दुनिया भर के रिफ्यूजीज के प्रति ज्यादा वेलकमिंग होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं शशि थरूर साहब। हालांकि मैं इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से वाकया नहीं रखता, रीजन बीइंग कि इस समय पे दुनिया में बहुत जगहों पे क्राइसिस चल रही हैं। आप इराक की बात कर लो, आप सीरिया की बात कर लो, आप येमेन की बात कर लो, आप म्यांमार की बात कर लो, तो इस हिसाब से तो दुनिया भर की भीड़ हम यहाँ पे इकट्ठा करते फिरेंगे। ऑलरेडी 140 करोड़ की आबादी को खिलाने का पैसा नहीं है, और लोगों को यहाँ पे बुला लोगे तो रखोगे कहाँ, इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता है। पॉलिटिशियंस देखिए अपनी ही भाषा बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पे शशि थरूर साहब का स्टेटमेंट था। शशि थरूर साहब अक्सर कर द हिंदू में आर्टिकल्स छापते हैं। ये आर्टिकल मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने इस कंटेक्स्ट में छापा होगा कि अभी इन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है। अब उस प्राइवेट मेंबर बिल को बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं मिल रही है, तो एक आर्टिकल यहाँ पे छाप दिया जिससे हमको अवेयरनेस मिल गई कि ऐसा कोई प्राइवेट मेंबर बिल आया है रिफ्यूजी को लेके। तो कल की डेट में यूपीएससी में अगर कोई पेपर आता है और रिफ्यूजी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप कोट कर सकते हो कि प्राइवेट मेंबर बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा with respect to providing a proper refugee and asylum law India। देखिए ये बात शशि थरूर साहब की बिल्कुल सही है कि रिफ्यूजी और असाइलम लॉ इंडिया में आना चाहिए, बट उस लॉ के अंदर ये लिखा हो कि जितने भी आ रहे हैं सबको भाई जगह दे दो, सबको रहने का जगह दे दो, तो वो सही नहीं होगा। एक बैलेंस्ड रिफ्यूजी और रिसीविंग लॉ की जरूरत है। इंडिया ने सही किया है कि इंटरनेशनल रिफ्यूजी प्रिंसिपल्स को साइन नहीं किया। अगर हम कर लेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने के लिए, और आसपास म्यांमार, अफगानिस्तान, हर जगह से लोग भरे ही चले आएंगे इंडिया के अंदर। तो ये कुछ व्यू पॉइंट्स थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए इस आर्टिकल के। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा पे हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। पढ़ते लिखते रहिए।